नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री का सेक्शन इसका हम डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 64 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिवर सरस्वती वॉज। तो सरस्वती नदी का ऋग्वेदिक नाम यहाँ पर पूछा गया है। मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सरस्वती नदी का जो ऋग्वेदिक नेम है वो है नदी तारा। कहीं पर नदी तमा इसको लिखा गया है तो नदी तारा, नदी तमा तो ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर नदी तारा ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब देखो ऋग्वेदिक समय में कुछ नदियों के कुछ और नाम हुआ करते थे, प्रेजेंट टाइम में नदियों के कुछ और नाम हुआ करते हैं। जैसे कि अस्किनी, अस्किनी जो है वो किस नदी को कहते हैं? ये चेनाब नदी को जो है वो अस्किनी कहा जाता है। यहाँ पर क्रिमु दिया गया है। क्रिमु किस नदी को कहा जाता था? तो देखो क्रिमु जो है वो कुरम नदी है। कुरम नदी को का नाम जो है वो क्रिमु हुआ करता था ऋग्वेदिक ने। और यहाँ पर आपने ये भी ध्यान रखना है जैसे कि हमारे हिमाचल में सतलुज नदी बहती है तो उसका ऋग्वेदिक नाम सतुद्री था। झेलम नदी का वितस्तता था। हिमाचल में जो है वो रावी नदी बहती है जिसको पुरुषानी के नाम से जानते हैं। ब्यास नदी बहती है जिसको विपाशा के नाम से जानते हैं। तो ये आप बेसिक चीज़ें याद रखिए। और सरस्वती नदी के बारे में आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, ये दोनों स्टेट जो हैं सरस्वती नदी को रिवाइव करने के लिए थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने जो है वो क्या किया है, एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनके बीच में हुआ है ये कौन से डैम को लेकर हुआ है? तो एक डैम का नाम है आदि बद्री डैम। ये जो आदि बद्री डैम है ये सरस्वती नदी को रिवाइव करने के लिए जो है ये बनाया जाएगा। ये भी आपने ध्यान रखना है। आपको पता है प्रेजेंट टाइम में ये माना जाता है कि सरस्वती नदी ऋग्वेद टाइम में हुआ करती। प्रेजेंट टाइम में इसका कुछ अस्तित्व देखने को नहीं मिलता है, परंतु फिर भी रिसर्च से पता चलता है कि इस तरह की कोई नदी होती थी तो इसको फिर से रिवाइव करने के लिए कोशिश की जा रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोलते हैं? 65 में बोलते हैं विच रूलर वॉज कंटेम्प्रेरी टू गौतम बुद्धा। इनमें से कौन से शासक ऐसे थे? तो ऐसे थे जो गौतम बुद्धा के समकालीन थे। समकालीन का मतलब है कि सेम पीरियड में हुआ करते थे। तो वो थे बिंबिसार। बिंबिसार जो था वो क्या थे? गौतम बुद्ध के समकालीन थे। तो बिंबिसार के बारे में अगर आपको जानेंगे तो एक हर्यंक वंश हुआ करता था। हर्यंक वंश जो ये हुआ करता था इसके बिंबिसार जो था वो सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते थे। ये आपने ध्यान रखना है। और बिंबिसार के बाद उनके पुत्र जो था वो राजा बने थे। तो उनके पुत्र का नाम था अजातशत्रु। और बिंबिसार जो था वो बुद्ध के समकालीन हुआ करते थे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बना। उसके बाद अजातशत्रु आए, फिर उदयन भी आए थे। तो अलग अलग शासक होते रहे। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अशोका दिया गया है। अशोका के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि बुद्ध की जो तृतीय नंबर की संगीति हुई थी, बौद्ध की आपको पता है 4 संगीतियां हुई थी। जो तीसरे नंबर की संगीति हुई थी वो अशोक के कार्यकाल के दौरान हुई थी। अब ये आपने कमेंट करके मुझे ये बताना है कि तीसरे नंबर की बौद्ध संगीति हुई कहाँ पर थी। ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन में कनिष्क दिया गया है। कनिष्क एक कुषाण शासक था और इसके कार्यकाल के दौरान भी एक बौद्ध संगीति हुई थी। ये कौन से नंबर की बौद्ध संगीति थी? तो चौथे नंबर की बौद्ध संगीति जो था वो कनिष्क के कार्यकाल के दौरान हुई थी। अब चौथे नंबर की तो मैं आपको बता देता हूँ कि चौथे नंबर की जो बौद्ध संगीति थी वो कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी कुंडलवन में। कुंडलवन में आपने ध्यान रखना है, कुंडलवन में ये हुई थी। तो ये आपको पता चल गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कलेक्शन ऑफ बुद्धा सरमन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलते हैं कि बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है वो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो बुद्ध के जो उपदेशों का संग्रह है वो इनमें से किसमें पाया जाता है? वो पाया जाता है विनय पिटक में। विनय पिटक में जो है वो पाया जाता है। विनय पिटक ध्यान रखना है कि बुद्धा के सर्मन्स को कंटेन करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। अब ये तो आपको पता चल गया। अगर बुद्ध के बारे में जानेंगे तो बुद्ध ने अपना पहला सरमन जो था वो सारनाथ में दिया था। ये जो बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था इसमें बुद्ध ने क्या कहा था? इसमें बुद्ध ने जो था वो दुख के बारे में बात की थी। बताया था कि इस दुख से जो है वो कैसे बाहर निकला जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु प्लांट द ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्रीरंगपट्टनम। तो बोलते हैं श्रीरंगपट्टनम में जो था वो आज़ादी का वृक्ष यानी कि ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था? तो ये ट्री ऑफ लिबर्टी का कॉन्सेप्ट जो था ये था टीपू सुल्तान का। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब टीपू सुल्तान जो है वो जुड़े हुए हैं इस आज़ादी का वृक्ष, आप कह लीजिए स्वतंत्रता का वृक्ष या ट्री ऑफ लिबर्टी। ये जो था ये फ्रांस और मैसूर का एक मैत्री का प्रतीक जो था वो उस टाइम माना जाता था। अगर हम टीपू सुल्तान की बात करें तो टीपू सुल्तान का जन्म जो था वो 1750 में हुआ था। 1750 में जो था वो इनका जन्म हुआ था। और ये जैकोबियन क्लब के सदस्य भी रह चुके हैं।
ये भी आपने ध्यान रखना है। इनकी मृत्यु भी इंपॉर्टेंट है। 1799 में जो था वो टीपू सुल्तान की जो था वो अंग्रेजी सेना से लड़ते लड़ते जो था मृत्यु हो गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांस और मैसूर का मैत्री का प्रतीक जो है वो किसको माना जाता है, तो वो ये ट्री ऑफ लिबर्टी को माना जाता है, जो टीपू सुल्तान के कार्य में हुआ था साइंड। और इनकी मृत्यु कब हुई थी वो भी आपने ध्यान रखना है, कई बार इनकी डेथ पूछी जाती है। 1799 में इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, इस टाइम जो था, जब ट्री ऑफ लिबर्टी की बात हो रही है, तो इस टाइम भारत के वायसराय या फिर आप कह लीजिए गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, तो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आपने याद रखना है साथ में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये वही थे जिनको सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता भी माना जाता है। इन्होंने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भी जो था वो लागू करवाई थी। और ये तो आपने जान ही लिया श्रीरंगपट्टनम के बारे में, तो ये सब ध्यान रखना है। अगला बोलते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले गवर्नर जनरल पूछे गए हैं इंडिया के। अब यहाँ पर देखो ध्यान रखना है आपने कि गवर्नर जनरल जो पहले भारत के थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के बारे में आप बात करेंगे तो इनका आपने ध्यान रखना है कि सती प्रथा के खिलाफ जो कानून बनाया गया था वो 1829 में बनाया गया था, और सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था, ये आप ध्यान रखिए। इन्होंने और भी कार्य किए, जैसे कि इन्होंने ठगी प्रथा की समाप्ति को लेकर जो था वो काफ़ी काम किया था। इन्होंने जो नर बलि होती थी उस टाइम, नर बलि या शिशु हत्या कहते थे आप, तो शिशु हत्या और नर बलि पर भी जो था वो इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। 1830 में जो था वो इन्होंने ठगी प्रथा का अंत जो था वो कर दिया था। और इनका कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 के बीच में जो था वो रहा था। अब इस दौरान जो था वो 1833 में कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी जो था वो की गई थी, वो भी आप ध्यान रखिए। इनके बारे में ये बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हम बोलते हैं द ओरिजिनल नेम ऑफ विवेकानंदा वॉज। तो विवेकानंद जो थे इनका ओरिजिनल नाम क्या था, मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद की बात की जा रही है। तो इनका जो मूल नाम था, ये 2 दिन बार एग्जाम में पूछा गया था, ये था नरेंद्र दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त। आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर है। स्वामी विवेकानंद के बारे में भी डेफिनेटली आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में पहले तो आपने इनका मूल नाम जो कि नरेंद्र नाथ दत्त था वो आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने क्या ध्यान रखना है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो था वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी जो था वो की गई थी, वो भी आप ध्यान रखिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने कब की थी? तो 1897 में जो था वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो था वो वेल्लूर जो कि कलकत्ता में है वहाँ पर की गई थी। स्वामी विवेकानंद फेमस कब हुए थे, यानी कि इनकी एक ऐसी संबोधन इन्होंने किया था कि इसके पूरे संसार में इनको जाना जाने लगा। तो ये था 1893 का अमेरिका में शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन हुई थी जिसमें इन्होंने भाग लिया था। ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन था इसमें किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। कौन से ईयर में लिया था? 1893 में लिया था। 1893 में लिया था। कहाँ पर लिया था? अमेरिका के शिकागो में जो था वो भाग लिया था। तो ये सब आपने ध्यान रखना है इनके बारे में। अगर पूछा जाए, स्वामी विवेकानंद को जो है वो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है वो अलग अलग प्रेसिडेंट जो है वो रह चुके हैं। ये पूछते हैं कि पहले मुस्लिम शासक कौन थे। अब ये क्वेश्चन एलाइड सर्विसेज में भी बहुत बार पूछा गया है, तो आपने ध्यान रखना है कि बदरुद्दीन तैयब जी था वो पहले मुस्लिम शासक बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अगर ऐसे जनरली आपसे पूछ लिया गया कि पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो 1855 में जब इसका पहला सेशन हुआ था बम्बई में जब इसका पहला सेशन हुआ था तो WC बनर्जी के द्वारा जो था वो इसको प्रिजाइड किया गया था। दूसरा सेशन आपका 1886 में हुआ था कलकत्ता में, और इसको दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो था वो लीड किया गया था या प्रिजाइड किया गया था। और आपने बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में ध्यान रखना है कि इन्होंने 1887 का सेशन जो था वो प्रिजाइड किया था। ये सेशन मद्रास में हुआ था, ये भी ध्यान रखिए। और दूसरा क्वेश्चन इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछा जाता है कि पहली महिला प्रेसिडेंट इसकी कौन थी। अगर पहली महिला प्रेसिडेंट आपसे पूछी जाए तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो था वो पहली महिला प्रेसिडेंट थी। ये 1917 में जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, और ये सेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में ये सेशन हुआ था, वो भी आपने ध्यान रखना है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये ध्यान रखिए। आगे बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट टुक प्लेस इन विच ईयर।
जो गांधी इरविन समझौता था ये कब हुआ था? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया है। ये गांधी इरविन समझौता जो था वो 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है। अब 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में ये समझौता हुआ था, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है। परंतु इसके बाद क्या हुआ था? जब गांधी इरविन समझौता हो गया था तो इस समझौते का क्या शर्तें रखी गई थी, जिन शर्तों को माना गया था, इसमें कहा गया था कि समझौता जो हुआ था इसमें जितने भी राजनीतिक कैदी जेलों में बंद थे उन सभी को जो है वो रिहा कर दिया जाएगा और समुद्र तट पर एक निश्चित सीमा जो है वो बनाई जाएगी। इस सीमा के भीतर जो है वो नमक भी तैयार कर सकते हैं। और जो विदेशी चीज़ों का उस टाइम बहुत विरोध होता था, तो विदेशी वस्तुओं की जो दुकानें थी उनमें शांतिपूर्ण विरोध करने का जो है वो अनुमति दे दी गई थी। अनुमति दी गई थी, परंतु कहा गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जाए। और इसके बाद गांधी जी ने जो था दूसरा जो राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल हुई थी, जिसको आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कह सकते हैं, इसमें भी जो था वो गांधी जी ने भाग लिया था। अभी दूसरे नंबर की गोलमेज सम्मेलन कब हुई थी? ये भी 1931 में ही हुई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं झावेरी सिस्टर्स आर रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस। ये जो झवेरी बहनें थी, झवेरी बहनें जो था वो किस क्लासिकल डांस से जो था वो संबंध रखती थी? तो ये मणिपुरी क्लासिकल डांस से जो था वो संबंध रखती थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। अब ये मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंध रखती थी। अच्छा, मणिपुरी डांस की बात हो रही है तो मणिपुरी डांस के फादर किसको कहा जाता है, इसके जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो गुरु बिपिन सिंह, बिपिन सिंह है इनका नाम, जिनको फादर ऑफ क्लासिकल मणिपुरी डांस के फादर कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है, मणिपुरी क्लासिकल डांस के फादर कहा जाता है विपिन सिंह को। अब देखो अलग अलग डांसेज हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, परंतु उन डांसेज से रिलेटेड कुछ एक ऐसे प्रसिद्ध डांसर हैं जिनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो पूछ जाता है कि टी बाल सरस्वती जो है वो किस डांस से संबंधित है? ये भारतनाट्यम से संबंधित है। और यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है वो किससे संबंधित है? ये भी भारतनाट्यम से संबंधित है। बिरजू महाराज के बारे में पूछा जाता है तो ये कथक से संबंधित है। शंभू महाराज भी जो है वो कथक से संबंधित है। पीके कुंजू कुरुप का पूछा जाता है तो पीके कुंजू कुरुप जो है वो कथकली से संबंधित है। तो बेसिक डांसेस आप याद रखिए। आगे बोलते हैं लाहो इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो लाहो जो है ये कहाँ का फोक डांस है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप कह लीजिए। तो लाहो फोक डांस है मेघालय का। 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? मेघालय का जो है ये लाहो फोक डांस है। इसके अलावा आपने कुछ और फोक डांसेस जो हैं वो याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिहू पूछा जाता है, बिहू कहाँ का है? बिहू जो है वो असम का है। जट जटिन पूछा जाता है, वो बिहार का है। उत्तर प्रदेश के भी पूछे जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से फेमस है? एक तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस है। उत्तर प्रदेश का एक झोरा भी है। उत्तर प्रदेश का रासलीला भी है, तो रासलीला भी आपने ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश के अलावा केरला का पूछा जाता है तो केरला का जो है ओटम एक फेस्टिवल होता है, ओटम एक डांस होता है, सॉरी ओटम डांस आपने ध्यान रखना है। केरला के अलावा आपने कर्नाटका का यह ध्यान रखना है, कर्नाटका का है यक्षगाना। यक्षगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कर्नाटका के अलावा आंध्र प्रदेश का पूछा जाता है तो आंध्र प्रदेश का जो इंपॉर्टेंट आता है उसमें कुचिपुड़ी आपने ध्यान रखना है, ये आंध्र प्रदेश का है। और एक बार टेट के एग्जाम में पूछा गया था गरबा। गरबा कहाँ का नृत्य है? ये गुजरात का नृत्य है गरबा। गरबा जो है वो गुजरात का है। और अपने हिमाचल के तो आपको पता ही है कौन कौन से हैं, तो हिमाचल के एक दो डांसेस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। और अभी हम जून महीने के इम्पोर्टेंट डेज जो हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जून महीने के फिर सारे डेज जो हैं आपके रिवाइज हो जाएंगे एक बार फिर से। 1 जून को जो है वो वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया। 3 जून को मोस्ट इंपॉर्टेंट डे मनाया गया वर्ल्ड बाइसिकल डे। और उसके बाद 5 जून आया, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया। उसके बाद 7 जून आया, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया। उसके बाद आया 12 जून, 12 जून को एंटी चाइल्ड लेबर डे मनाया गया। 12 जून के बाद 14 जून आया, 14 जून को जो था वो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया। 14 जून के बाद जो था वो फादर्स डे मनाया जाता है, तीसरा संडे जो होता है जून महीने का उसको। तो 3rd संडे ऑफ जून मंथ जो है वो फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और उसके बाद 21 जून को मनाया गया इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे जो मनाया गया उसकी थीम क्या थी इस वर्ष रखी गई? इस वर्ष उसकी थीम रखी गई थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए योगा, ये थीम रखी गई थी। उसके बाद 23 जून आया,
23 जून को जो था वो इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो था वो मनाया गया। 23 जून के बाद 29 जून आया। 29 जून को जो था वो नेशनल स्टैटिक्स डे मनाया गया। तो नेशनल स्टैटिक्स डे जो मनाया गया 29 जून को, उसकी थीम क्या थी वो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि 29 जून को जो मनाया गया नेशनल स्टैटिक्स डे उसकी थीम क्या थी। और उसके बाद 30 जून को वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे भी मनाया गया। और 30 जून से पहले 29 जून को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया था, वो था इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स 29 जून को मनाया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डे आपने जून महीने के एक बार रिवाइज कर लेने हैं, चाहे एक बार फिर से डेज को सुन लीजिए आप, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। इन डेज को आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर सको, इसके लिए मैं टेलीग्राम पर क्यूज डालूंगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए आप अपना टेलीग्राम ओपन कीजिएगा, वहाँ से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और जल्दी ही इसमें आपको क्यूज डाल दिया जाएगा, जिसमें आप जो है वो इंपॉर्टेंट डेज जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको और भी क्यूजीज जो है वो प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे थोड़े थोड़े, तो उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ये एक अच्छी प्रैक्टिस और एक अच्छा रिवीजन जो है आपका वहाँ से हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। So that's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.